हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है। और ये सब कुछ है 100% फ्री। तो भाई 100% फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट के साथ कोई गुंजाइश रखी है। बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको डिलीवर किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो ये वीडियो में मैं क्या कवर कर रहा हूं? इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पार्ट 2 आप लोग वॉच कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में मैं क्या कंप्लीट करने वाला हूं, ज्योमेट्री जो जिस टॉपिक का नाम है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोगों ने पार्ट 1 में पूरा वॉच किया और यहां पे आप लोग ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स को देखने वाले हैं। इसके बाद इसके फर्दर पार्ट्स में आप लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 वॉच करने से पहले पार्ट 1 जहां मैंने कंप्लीट एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया है, आप उसको जरूर वॉच करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो का जिसका टॉपिक है ज्योमेट्री पार्ट 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 31 तक ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। क्लियर? और आपको ऐसे फिल करने हैं वर्ड्स कि जिससे स्टेटमेंट पूरा ट्रू स्टेटमेंट बने। तो ऐसे ही सामने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ट्रू रहे, मतलब सही स्टेटमेंट बनाना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई एंगल है जो 180 डिग्री से बड़ा है एंड लेस देन अ कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल बनाने से छोटा है। क्या बोलना चाह रहा है ये? इस ड्राइंग को मत देखिएगा क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैं यहां पे ड्राइंग बना रहा हूं। ये कह रहा है कि मान लो ऐसा कोई एंगल है। अब यहां पे कोई एंगल है, 2 मिनट होल्ड करिए, मैं रेड पेन को चूज कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पे कोई एंगल है जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। तो 180 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल को हम 180 डिग्री एंगल कहते हैं, और ये इससे बड़ा है। तो इसका मतलब मान लो ये वाला एंगल है और ये एंगल है हमारा जो 180 को क्रॉस कर गया। मैं ऐसा बोलता हूं 200 डिग्री का ये मेरा एंगल है, मान लो। ठीक है? तो 180 डिग्री से बड़ा एंगल है। अब ये कह रहा है कि एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, एंड लेस देन अ कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल बनाने से बच गया। इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो इस एंगल को मैं कहूंगा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? तो पीछे वाला जो एंगल है ये उसकी बात कर रहा है। यहां पे जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्स एंगल मैंने क्यों बोला, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई 180 डिग्री से बड़ा है बट कंप्लीट एंगल बनाने से रह गया। तो बेसिकली इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। या आप इस ड्राइंग को ना समझते हो, अगर इस ड्राइंग को देखें तो ये ड्राइंग भी आप समझ सकते हैं कि मान लो ये एक एंगल है, ये लोग बात कर रहे हैं कि 180 डिग्री से बड़ा एंगल है। ठीक है? 180 डिग्री से बड़ा एंगल है और कंप्लीट एंगल बनाने से मतलब 360 डिग्री बना नहीं हुआ, एक रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ऐसा बोल लो कि ये जो एंगल है पीछे वाला, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर? तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में बात हो रही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स का जो हमारे सामने वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होंगे, कहां पे कितने डायगोनल्स होंगे? एक हेक्सागन के अंदर। और हेक्सा वर्ड का मतलब होता है 6 साइड का क्लोज्ड फिगर, मतलब 6 सीधी लाइनें, 6 स्ट्रेट लाइंस मिलके जब एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, ऐसे फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं। और इस हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे? तो जब भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्वेश्चन आए, तो मैंने यहाँ पे पार्ट 1 में भी आपको बताया कि हमसे यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में। तो इस केस में आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, n(n-3/2). इस फॉर्मूले को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया
तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने में कोई इश्यू नहीं। यहां पे आपसे जो n की वैल्यू बोली है वो बोली है 6। कैसे सर 6 कहां बोला है? तो वर्ड दिया है हेक्सागन। एक हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6 होती है, मतलब n की वैल्यू 6 होती है। 6 को उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। जब इस 6 को उठा के मैं वहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3/2, और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विथ 6 माइनस 3 का मतलब 3/2, और इस 2 से जब ये 6 कटिंग होगा तो यहाँ पे भी आएगा 3। मैं ऐसा कहूँगा 3 × 3 इज 9। तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन इज 9। इस तरीके से आपको ये सेकंड वाला फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब क्वेश्चन नंबर 18 को देखना था। क्लियर है? चलिए ये पूरा वर्क मैं जो भी यहाँ करता जा रहा हूँ ये साथ साथ डिलीट करते जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स मैं आपके लिए यहाँ पे फिल करता जा रहा हूँ, तो चीज़ों को समझते हुए, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए तभी आप जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रपीजियम। जब मैं वर्ड ट्रपीजियम बोलता हूं तो ट्रपीजियम का मतलब है एक ऐसा फिगर जहां पे दो पैरेलल लाइंस होती हैं और बाकी दो जो साइड्स होती हैं, मतलब दो साइड जो है अपोजिट साइड्स वो बेसिकली पैरेलल होती हैं और बाकी जो दो साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो यही आपसे यहाँ पूछा है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रपीजियम आर पैरेलल। यहाँ पे देखिएगा मैंने पैरेलल के लिए एरो भी बनाया है, इसी फिगर को हम ट्रपीजियम बोलेंगे। तो ये कौन सी फैमिली है? ये क्वाड्रिलैटरल फैमिली है। क्वाड्रिलैटरल फैमिली के अंदर आपको बताया गया है कि स्क्वायर्स आते हैं, रेक्टेंगल्स आते हैं, काइट आता है, ट्रपीजियम आता है, तो उसके अंदर रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम आता है। चार साइड से मिलके बनने वाला क्लोज्ड फिगर, चार स्ट्रेट लाइन से मिलके बनने वाला फिगर हमेशा एक क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। और क्वाड्रिलैटरल के अंदर फिर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। क्वाड्रिलैटरल के अंदर नंबर ऑफ टाइप के फिगर्स होते हैं जिनके लिए नाम दिया गया है। तो ये जो फिगर है ये ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम क्योंकि इसमें एक ही पेयर ऑफ साइड्स, मतलब दो साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं, तो हम कहते हैं वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। पेयर, वर्ड पेयर मतलब दो अपोजिट साइड्स के बारे में बात हो रही है। क्लियर है ये चीज? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो गया। मूव करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि यहाँ पे इस स्लाइड पे लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसके लिए आपको एक फिगर दिया है। अब क्या बोला है यहाँ पर? तो एक फिगर है 2.14, एक नाम दे दिया हमने, पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल है। ये तीन साइड से मिलके बनने वाला एक क्लोज्ड फिगर है ट्राइंगल। अब ये कह रहा है इस ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो है O एंड S। ये इसके अंदर है इंटीरियर में, तो हम कहेंगे O, S। ठीक है, यहाँ O एंड S लिख दीजिए। तो O एंड S अगर मैं बोलूं तो ये वो पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर में हैं ट्राइंगल के। दैट इन द एक्सटीरियर, वर्ड एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर कौन कौन से पॉइंट है। तो इस ट्राइंगल के बाहर आपको दिखेंगे T एंड N, ये ट्राइंगल के बाहर है, तो एक्सटीरियर हम कहेंगे T एंड N are the points which are exterior of a triangle PQR and that on the triangle, word on का मतलब है ट्राइंगल के ऊपर। तो ट्राइंगल के ऊपर यहाँ पे आपको M पॉइंट दिख रहा है, हम कहेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि ट्राइंगल के ऊपर है, तो वो है M। बस खत्म। कई बच्चे जल्दबाजी में PQR को भी पॉइंट बोल देते हैं, तो ये पॉइंट नहीं है, वर्टेक्स है। कब पॉइंट बोलना है, कब वर्टेक्स बोलना है, कब एजेस बोलना है, ये सब कुछ आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाया गया है। क्लियर है? तो PQR ये ट्राइंगल के ऊपर नहीं है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, तो ये एंगल्स बन रहे हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, तो ही फिलिंग इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। क्लियर है? तो चलिए आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, ये फिगर था। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने यहाँ पे कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 31 तक
मतलब 10 क्वेश्चन और है हमारे पास, 10 से 11 क्वेश्चन जो हमें अभी और फिलिंग द ब्लैंक्स में देखने हैं, और इसके बाद हम चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स पे। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स के इस तरह के फिलिंग इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपको स्कूल एग्जाम और मैं कहूंगा स्कूल टेस्ट में एकदम देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। इन फिगर 2.15 एक फिगर है आपके सामने, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या हैं? जो चारों पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स के बारे में यहां पे बात की गई है, ए बी सी डी एंड ई, ये कोलिनियर है। कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है कि ये सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। आप देख रहे हैं फिगर में एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपको बी सी डी ई ए सारे पॉइंट दिख रहे हैं। क्लियर है? इस केस में हम वर्ड वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्टेक्स तब यूज होता है जब दो लाइंस आके किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। तो यहां पर एकदम बी पॉइंट जो है वर्टेक्स बन सकता है, बट एंगल नहीं अभी पूछ रहे। ये सिंपल सा एक पार्ट इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि सारे पॉइंट कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है, such that AB is equals to BC which is equals to CD which is equals to DE। then ये इस तरीके से पॉइंट को मार्क किया गया है कि A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है BC के, और ये इक्वल है CD के, ये इक्वल है DE के। कुल मिला के ये ऐसा बोल रहा है कि ये जो सारे पार्ट्स बन रहे हैं ये सब आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हमसे कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, इसका हम देंगे जवाब। देखना, AD इज इक्वल्स टू वॉट? A से लेके D तक की अगर मैं बात करूं तो AD इज इक्वल्स टू, यहां पे हमसे पूछा है AB के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि AD बन जाए। AB के साथ मतलब A से B तक तो इन्होंने बोला है, A से B तक मैं ऐसा, A से B उन्होंने दिया है, AB के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि टोटल लाइन AD बन जाए। तो आप देख रहे हैं BD को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो AB के साथ जब मैं BD को ऐड करूंगा तो मुझे AD मिलेगा। क्लियर है? तो ये पूरा पार्ट आएगा। कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे BC प्लस CD लिख देते हैं, सही है, बट लेकिन यहाँ पर B से D तक का जो डिस्टेंस पूरा बचा हुआ है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा एक साथ। क्लियर है? तो AB के साथ जब आप BD को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको AD मिल रहा है। चलिए बोर्ड कर देते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्क हमने किया है इन सबको क्लियर। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या कह रहा है? AD इज इक्वल्स टू AC प्लस वॉट? A से लेके D तक अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कह रहा है AD इज इक्वल्स टू AC प्लस, AC तक तो इन्होंने दे दिया, AC के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि AD लाइन आ जाए। तो कॉमन सी बात है, CD जो पार्ट मैंने मार्क नहीं किया, CD को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी AD। क्लियर है ये चीज? चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, बातें मेरी समझ आ रही हैं, एकदम क्लियर चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर आप लोगों ने A और B पार्ट अच्छे से वॉच किया। चलिए C पॉइंट पे देखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ AE का मिड पॉइंट कौन सा है? तो A से लेके E तक इस पूरे में मिड पॉइंट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर C पॉइंट मिड पॉइंट है। एकदम सही। क्यों C पॉइंट मिड पॉइंट है? इसके पीछे रीजन भी पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो समझ ले कि देखिएगा AB और BC दोनों इक्वल पार्ट थे, तो मैं ऐसा कहूंगा AC को जब आप ऐड कर रहे हैं किसके साथ? E से लेके C तक, तो EC के साथ जब ऐड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कॉमन पार्ट दोनों में C और C है, मतलब C एक मिड पॉइंट है। क्लियर है? दो पार्ट्स यहां के और दो पार्ट्स यहां के जब आपस में ऐड हो रहे हैं तो AE बन रहा है। तो बेसिकली आपका मिड पॉइंट जो आया वो C पॉइंट आया। दो पार्ट्स इस साइड भी हैं, दो पार्ट्स उस साइड भी हैं, तो हम कहेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AE इज C। खत्म बात। क्लियर है? तो मैं रीजंस देता जा रहा हूं हर चीज का। नेक्स्ट देखिएगा D पॉइंट में ये क्या कह रहा है? ये D पॉइंट में कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ CE, C से लेके E तक का मिड पॉइंट, C से E तक का मिड पॉइंट मतलब CE, ये जो एक पूरी लाइन है इसका मिड पॉइंट आपको एक अकेला दिख रहा है D,
और ये मिड पॉइंट है क्योंकि सी डी पार्ट डी ई के इक्वल है, कॉमन पॉइंट वहां पे डी आ रहा है, तो मैं कहूंगा मिड पॉइंट ऑफ सी ई इज डी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या क्या सॉल्व करना है, आपने चारों सॉल्व कर लिए। ई वाला पार्ट देखना, ई में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए ई इज इक्वल्स टू, ए ई जो पार्ट है ए से लेके ई तक, ये पूरी जो एक लाइन है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाइड विथ वॉट। जब मैं ए बी वाले पार्ट को, यहां पे आप वॉश करना बहुत अच्छे से, कि जब मैं इस वाले अकेले पार्ट को किस ऐसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करूं कि पूरा ए ई आ जाए, तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बोला गया है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस इक्वल्स टू डी ई, मतलब ये हर पार्ट इक्वल है, हर पार्ट इक्वल है। तो कितने पार्ट्स है, नंबर ऑफ पार्ट्स को काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं। तो हम कहेंगे जब ए बी जैसे पार्ट्स मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, जब ए बी जैसे पार्ट मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे पूरी लाइन ए ई देंगे। क्लियर? तो यहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 21 को भी कर लिया सॉल्व। कैसे करना था वो आपने देखा, इसको अपनी कॉपी में जल्दी से आप कर लीजिए नोट डाउन। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो छोटी सी वीडियो है, पूरी वॉच करिएगा लास्ट तक, क्योंकि हाफ मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एकदम यहां से देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जो फिगर आपको दिया है इसमें एंगल AOD क्या है। तो एंगल AOD, अब देखिएगा इस एंगल की बात हो रही है, ए एक एक्सटीरियर मतलब ए एक एंड पॉइंट है, डी एक एंड पॉइंट है, इनके बीच में O पॉइंट है, मतलब यहां पे बनने वाला एक कॉमन एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो DOA बोलो या एंगल AOD बोलो, ये किस प्रकार का एंगल है। तो ये किस प्रकार का एंगल है ये डिसाइड करेगा जब इनके बीच में दिए हुए ये तीनों एंगल्स का आप सम कर दोगे। मैं क्या बोला, मैंने बोला जब एंगल AOD मुझे कैलकुलेट करना है तो एंगल AOD बना है 3 एंगल के सम से। कौन कौन से वो 3 एंगल है, चलिए जल्दी से बोलो। वो एंगल है आपका DOC, ये वाला एंगल बोल सकता हूं एकदम, तो एंगल DOC प्लस एंगल COB, ये वाला एक एंगल दिख रहा है, तो एंगल COB प्लस एंगल कौन सा है BOA, ये वाला एंगल, तो यहां पे एंगल BOA। और इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो अगर आप देखें तो 40 + 20 + 30, तो 40 में जब मैं 20 ऐड करूंगा, जब मैं 30 ऐड करूंगा, तो मैं देख रहा हूं यहां पे 90 आ रहा है। 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये बेसिकली एक राइट एंगल बन रहा है। ये आपको करके देखना पड़ेगा रफ में, हो सकता है यहां पे दिख ऐसा रहा हो बट 45 डिग्री दे दिया हो, तो अगर ये 45 दिया होता तो ये 95 हो जाता, 90 को क्रॉस कर जाता, और जैसे ही 90 को क्रॉस करता तो एंगल का नाम चेंज हो जाता। 90 से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज मोटा एंगल कहलाता है, और 90 से छोटा एंगल वो एक एक्यूट एंगल कहलाता है। छोटा 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज। तो आपको ऐड करके देखना पड़ेगा, ठीक है, एकदम से देखते ही बस ऐसे नहीं कि फिगर में 90 दिख रहा है और मैंने सीधा राइट बोल दिया। सम करके देखना, ऐड करके देखना। क्लियर है? चलिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को, यस या नो में कमेंट करिए। चलिए यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है जो एंगल COA है, एंगल COA, तो CO और A ये पूरे एंगल की बात हो रही है। ये जो एंगल है एंगल COA, ये किस प्रकार का एंगल है, किस प्रकार का एंगल है, तो आप देख रहे हैं जो एंगल COA जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, ये बना है 2 एंगल के सम से। कौन से वो 2 एंगल है, एंगल COB प्लस एंगल BOA, ये 2 एंगल्स का सम। और इन 2 एंगल्स का सम अगर आप देखेंगे तो ये है 20 + 30 मतलब 50 डिग्री, और 50 डिग्री मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 से 90 बड़ा है, 50 छोटा है। तो यहाँ तो आप ऐसा लिखिए कि 50 इज लेस देन 90।
क्योंकि 90 से छोटा है, तो जब 90 से छोटा होता है तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल, ये एक्यूट एंगल। कैसे चीजों को सॉल्व करना है समझ आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट। क्या बोल रहे हैं, एंगल AOE। अब एंगल AOE देखो, ये देखो, ये A, ये O और ये E, तो ये पूरा जो बड़ा वाला एंगल दिख रहा है। और आप देखेंगे एंगल AOE जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, ये कितने एंगल से मिलके बना है, 1 2 3 4, 4 एंगल का सम। अब वो कौन कौन से एंगल हैं, तो चलो एंगल बोलना चालू करो मेरे साथ। एंगल यहां से चालू करो बोलना, एंगल AOB। एंगल AOB में जब मैंने ऐड किया एंगल BOC, तो BOC प्लस एंगल COD, तो COD, इसमें ऐड किया चौथा एंगल, एंगल DOE, तो एंगल DOE। जब ये चारों एंगल मैंने ऐड किया तो मुझे एक बड़ा एंगल मिला, एंगल AOE। एंगल AOE का सम कितना आया इन चारों एंगल का, तो 30 प्लस 20, तो 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 40। और यहां पे आप देख रहे हैं 40 प्लस 40 इज 80, 80 प्लस 20 इज 100, 100 प्लस 30 इज 130 डिग्री। मतलब इसने 90 डिग्री को क्रॉस कर लिया। 130 डिग्री इज ग्रेटर वैल्यू देन 90 डिग्री। Therefore हम इसको कहेंगे मोटा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है, कब राइट, कब एक्यूट, कब ऑब्ट्यूज, कैसे बोलना है आपको एक एक चीज मैंने यहां लिखकर दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहां पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, तो कितने ट्राइंगल हैं, आप ट्राइंगल के नाम मेरे साथ साथ बोलो। चलो देखिएगा, ट्राइंगल वो फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती है, मतलब इंटीरियर में 3 एंगल बनने चाहिए। तो एक एंगल, एक ट्राइंगल जो मुझे दिख रहा है वो है ट्राइंगल DOC, तो ट्राइंगल DOC, डॉक दिख रहा है, DOC। इसी का अपोजिट एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, तो ट्राइंगल ABO। ठीक है, आपने क्या बोला था अभी, DOC, ठीक है, और वहां पे मैं बोल रहा हूं AOB, ट्राइंगल AOB। ठीक है, क्या सर हम ट्राइंगल BOA नहीं बोल सकते, क्या सर हम ट्राइंगल OBA नहीं बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। ट्राइंगल में आपको तीनों वर्टेक्स के नाम लिखने होते हैं। क्लियर, तो अभी आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये जो मैंने नहीं बनाया, मतलब ट्राइंगल AOC। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक ट्राइंगल है ट्राइंगल AOC। क्लियर, तो ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, ये वाला ट्राइंगल। चलिए यहां से हम एक्स्ट्रा लाइन क्लियर कर दें तो आपको अब चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो ये वाला ट्राइंगल एक मैंने लिख दिया। अब देखो 3 ट्राइंगल हो गए, अब आपको और कहां ट्राइंगल दिख रहा है, तो 3 अलग अलग ट्राइंगल दिखे, उसके बाद आप कहेंगे सर एक ट्राइंगल ये भी तो बन रहा है, ये भी तो एक ट्राइंगल है। यस, ये भी एक ट्राइंगल है, 3 साइड है, 3 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल ABC एक आपका बन रहा है, ट्राइंगल ABC। ऐसे ही एक ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है यहां पर, कहां पर, सेम बेस और नीचे की तरफ, तो ये ट्राइंगल है आपका ACD, ट्राइंगल ACD। क्लियर, तो यहां पे आपने देखा 3 अलग अलग, 2 बड़े, तो यहां पे टोटल ट्राइंगल्स आपको कितने दिखे, तो वो है मेरे हिसाब से 5 ट्राइंगल, और कोई ट्राइंगल यहां नजर नहीं आ रहा, तो 5 ट्राइंगल यहां पर होंगे। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर इज 5। देयर नेम्स आर, उनके नाम बताइए, तो देखिए मैंने नाम भी लिख दिया। क्लियर है, तो ये सारी चीजें, ये 5 ट्राइंगल के नाम यहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आपको डालने हैं। तो इसको कॉपी कर लो, और ये डायग्राम था, तो डायग्राम 2.17 पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 23। डेफिनेटली मैं कहूंगा स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आपको वो फिगर देके ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं। हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स इसके आपको मिलेंगे।
चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, कितने एंगल्स यहां पे आपको दिख रहे हैं 180 डिग्री से छोटे, फिगर वही सेम दिया है 2.17। तो 180 डिग्री से छोटे एंगल कौन कौन से हैं? ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो यहां पे 180 डिग्री पे बनने वाला एंगल, मतलब 180 डिग्री वाला एंगल कौन सा होता है? जब स्ट्रेट एंगल बनता है। तो जितने भी एंगल जो स्ट्रेट बन रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जहां जहां एंगल बन रहा है वो सब नाम देंगे। ठीक है, देखिएगा, पहले तो मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ता हूं। पीछे हमने ये वाला ट्राइंगल से चालू किया था। इसी ट्राइंगल में बनने वाले तीनों एंगल्स का नाम दे दो, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो कॉमन सी बात है, तीनों की वैल्यू 180 से छोटी होगी। तो इन्होंने यही तो पूछा था। देखो एंगल COD, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा एंगल है नेक्स्ट? तो नेक्स्ट एंगल है हमारा एंगल OCD, ये वाला एंगल OCD जो सेंटर में है, ये वर्टेक्स के नाम है। तो यहां पे एंगल ODC, एक एंगल है एंगल ODC, ठीक है। और ये कहां बने थे? ये बने थे ट्रायंगल DOC के अंदर। ट्रायंगल DOC के अंदर आपको यहां पे 3 एंगल मिले। फिर एक ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल AOB के अंदर कितने एंगल्स हैं इनके नाम देते हैं। तो देखिएगा यहां पे ये कर देते हैं क्लियर। अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इस ट्रायंगल में अगेन 3 एंगल्स बनेंगे। तो वो 3 एंगल्स का नाम दे देते हैं एंगल AOB, फिर है एंगल OBA, और फिर है एंगल, कौन सा वर्टेक्स हमारा रह गया? A। तो एंगल OAB, तीनों वर्टेक्स के नाम दे दिए मैंने। क्लियर है? यहां पे भी तीनों वर्टेक्स के नाम दे देते OCD। चलो, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और इनमें बनने वाले एंगल्स मैंने बता दिए। अब एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूं ये वाला। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स अगेन बनेंगे। वो 3 एंगल्स क्या क्या हैं? तो ट्रायंगल हमारे पास है AOC ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे एंगल CAO, एंगल AOC, फिर एक एंगल है एंगल ACO। देखिए तीनों वर्टेक्स का नाम दे दिया मैंने। क्लियर है? तो ऐसे कितने एंगल बन गए? 3 3 6 7 8 9। तो यहां पे 9 एंगल्स तो मुझे दिख रहे हैं। फिर मैंने एक ट्रायंगल कौन सा लिया था? ACB। अब इस ट्रायंगल में कई बच्चे गलतियां करके आते हैं, ठीक है। अब सर क्या गलतियां हैं भाई? जब हमने हर ट्रायंगल का वर्टेक्स लिया है तो यहां पे भी तो तीनों एंगल्स आएंगे। 3 एंगल सर दिख रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल है ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB। इसके अंदर आप लोग ध्यान अगर दें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ट्रायंगल ACB है इसमें एंगल CAB तो बनेगा, एंगल CAB तो आएगा, बट बाकी दोनों एंगल नहीं आएंगे। ये एंगल नहीं आएगा, ये एंगल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? ये भी तो 90 डिग्री से छोटे हैं एकदम। ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, लेकिन दोनों का नाम हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं। कब लिया सर? आपने देखा होगा जब आपने एंगल ABO बोला था तो उसकी जगह हम एंगल ABC भी तो बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी इसकी एंट्री तो मैं कर चुका हूं। मैंने कहां एंट्री की थी? जब मैंने एक एंगल लिखा था ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ABO। तो ABO वाला एंगल कहां पे लिखा था? ये देखो ABO, ये ABO, एंगल OBA मैंने लिखा था OBA। इस एंगल का ऑलरेडी मैं नाम ले चुका था। तो जब इसका नाम मैं ले चुका था तो इसका नाम दोबारा यहां नहीं आएगा। एक बात, ठीक है। दूसरा, ये एंगल सर आपने कब बोला? तो ये एंगल भी मैंने बोला था जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया था। कौन सा? ट्रायंगल AOC जब ट्रायंगल लिया था तो यहां पे मैंने एक एंगल लिखवाया था एंगल OCA, एंगल OCA। तो ये एंगल तो ऑलरेडी आ चुका है। अब हम BCA नया एंगल नहीं बोलेंगे।
तो इस ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल लेंगे क्योंकि इसके दो एंगल ऑलरेडी एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, कहां कहां एंट्री हुई थी वो भी मैं ब्लू पेन से टिक कर देता हूं। देखिएगा मैंने कहां एंट्री की थी, तो मैंने एक एंगल लिया था ABO। ठीक है, तो मैंने ABO कहां लिया था, ABO ये वाला एंगल लिया था। ठीक है, तो इसकी एंट्री यहां नहीं होगी। और एंगल इस ट्राइंगल में ट्राइंगल AOC के अंदर आप देखेंगे मैंने ये वाला एंगल OCA लिया था। तो एंगल OCA ये वाला एंगल लिया था। तो ये दोनों एंगल ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, इसलिए यहां नहीं कर रहा। एक बात हो गई। अब ध्यान देना, मैं इसको कर देता हूं क्लियर। और एक मैंने ट्राइंगल पिछले क्वेश्चन में लिया था ये वाला। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ACD तो आएगा, तो एंगल ACD तो आएगा, बट बाकी दो एंगल नहीं आएंगे। ये एंगल नहीं आएगा और ये एंगल नहीं आएगा। क्लियर है? तो ऑलरेडी ACD, बस इसका नाम मैंने कहीं नहीं लिया था, ये 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, वो मैंने लिया। ट्राइंगल का नाम मैं यहां लिख देता हूं, ट्राइंगल है ACD। तो ACD ट्राइंगल के अंदर एंगल ACD जो है ये एंगल एक मैं एंट्री करूंगा। बाकी दोनों एंगल्स पे मैं यहां पे टिक कर देता हूं। तो मैंने जब ये वाला ट्राइंगल लिया था, कौन सा, AOC वाला ट्राइंगल लिया था, यहां पे मैंने CAO बोला था, CAO इसकी एंट्री हो चुकी है, CAO। अब चाहे मैं CAD बोलूं या चाहे मैं CAO बोलूं, बात सेम एंगल की हो रही है, तो ये एंगल अब दोबारा कंसिडर नहीं होगा। एक बात, नीचे वाले ट्राइंगल में मैंने बोला था CDO, तो CDO ये एंगल की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो ये यहां पे नहीं आएगा, तो यहां पे फाइनली इस ट्राइंगल के अंदर भी ACD आएगा। कितने एंगल हो गए टोटल, 3 3 6 7 8 9 10 और 11 एंगल हो गए। अब ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में डिलीट कर दूं तो क्या कोई और एंगल बच रहा है जिसकी मैंने एंट्री नहीं की, तो वो एंगल है एंगल BOD। इसको मैंने कहीं कंसीडर नहीं किया, तो एक एंगल BOD भी आएगा। क्लियर? तो टोटल 12 एंगल आएंगे। नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, ये है 12 एंगल्स। और उन सब एंगल्स के नाम इन्होंने पूछे थे, उन सब एंगल्स के नाम मैंने प्रॉपर एक चार्ट बना के आपको यहाँ पे दे दिया। कॉपी कर लीजिए, एक एक चीज मैंने समझाई है। ठीक है, कई बच्चे हैं जल्दबाजी में 17 या 15 एंगल 16 एंगल्स लिख कर आ जाते हैं। इतने सारे एंगल नहीं हैं, सिर्फ 12 एंगल हैं, वो पूरे 12 एंगल का नाम, और कोई एंगल अब नहीं बचा, सब एंगल के मैंने नाम कर दिए। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स इन फिगर 2.17। स्ट्रेट एंगल किनको कहते हैं, तो यहाँ पे चीज समझिएगा। जब मैं स्ट्रेट एंगल की बात करता हूं तो स्ट्रेट एंगल मतलब जहां पे 180 डिग्री का एंगल बने, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। क्लियर है? तो जहां पे भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो, सारे जितने तुमने एंगल्स लिखे वो सब पिछले क्वेश्चन में 12 एंगल ऐसे थे जो कि सारे के सारे 180 से छोटे थे। अब आपको लिखना है 180 बनने वाले। तो सर 180 तो कोई भी नहीं है, जल्दबाजी में बच्चे कहते हैं सर 0। ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल्स भी बन रहे हैं। स्ट्रेट एंगल कहाँ बन रहे हैं सर, तो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइंस पे स्ट्रेट एंगल बनते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं कोई एक लाइन अभी आपको दिखाऊं, मान लो ये वाली लाइन दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल 2 बन रहे हैं। कौन कौन से 2 एंगल है, तो आप देखेंगे एंगल AOD, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर उधर से चलूंगा तो AOD, तो एंगल AOD, और इसी का एक रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला एंगल DOA, यहां से यहां, तो एंगल DOA। ये दोनों 180 डिग्री, 2 एंगल 180 डिग्री के स्ट्रेट लाइन पे बनते हुए दिख रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। अब देखिएगा, अब अगर मैं इसको हटा देता हूं इस स्ट्रेट लाइन को, तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इस स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल आपका ये बन रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से मैं कहूंगा द नंबर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स इन फिगर 2.17 इज 4।
बस 4 एंगल है और कहीं पे भी आपको एंगल बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि और कहीं स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन तो है बट इस वर्टेक्स के बाद आगे की लाइन नहीं है। तो इस वर्टेक्स पे मुझे 4 एंगल दिख रहे थे, वो चारों एंगल मैंने दे दिए। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। तो मैंने 2 स्ट्रेट लाइन ली थी, एक लाइन मैंने ली थी CB और दूसरी ली थी AD। तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, एक CB ठीक है और एक AD। तो ये 2 स्ट्रेट लाइंस थी, इन पे बनने वाले चारों एंगल्स आपने बता दिए। 2 ये लिखे हैं, 2 और मैंने नहीं लिखे, वो भी लिख देता हूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा, मैंने पहले लाइन ली थी AOD, अब मैं ले रहा हूं COB। तो एंगल COB ये वाला एंगल ठीक है इस स्ट्रेट लाइन पे, और फिर इसी का रिफ्लेक्स एंगल मतलब एंगल BOC ठीक है, इधर से इधर में आया। तो एरो और ये नाम आपको समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा हो गया, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट एंगल इज। एक स्ट्रेट एंगल में, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, ये एक स्ट्रेट एंगल है ठीक है, ये एंगल स्ट्रेट एंगल है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट A है, तो ये स्ट्रेट एंगल है क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स होंगे। तो भाई 2 राइट एंगल्स होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल्स के कारण बना होगा, एक ये एंगल एक ये एंगल, 2 राइट एंगल है। तो द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट एंगल इज 2 एंड दैट इन अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब ये 360 डिग्री की बात कर रहा है, और 360 डिग्री पे अगर आप देखें तो 4 90 डिग्री के एंगल मिल सकते हैं। मतलब 4 बार मैं 90 90 90 को ऐड करूंगा तो 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा 4। ठीक है, कंप्लीट एंगल के अंदर मतलब 360 डिग्री रोटेशन के अंदर 4 राइट एंगल्स मिल सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर 2.18 इज। 2 एंगल यहाँ पे कहाँ मार्क किए हुए हैं, आप देखेंगे एक एंगल ये मार्क किया हुआ है, एक एंगल ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स में वो पूछा है द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.18 इज। तो इन दोनों एंगल्स में ठीक है, तो एक एंगल है एंगल PDQ और दूसरा एंगल जो इन्होंने मार्क करके दिया है वो है PAQ। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.18 इज P एंड Q। कितने हैं, 2। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2 इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.18। क्लियर, चलो बोर्ड यहाँ पे कर देते हैं क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक आपने देख लिया। मूव करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.19 इज। द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स ठीक है इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.19 इज। ये जो फिगर है इसमें कौन कौन से 2 एंगल इन्होंने मार्क करके दिए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। पहले तो एंगल का नाम लिखो, एंगल CAB, एंगल CAB, और दूसरा एंगल है एंगल EAD, एंगल EAD। कॉमन पॉइंट कौन कौन सा है, आप देखो C इसमें है, इसमें नहीं है, B इसमें नहीं है, बट A पॉइंट कॉमन वर्टेक्स तो दिख रहा है ना। कॉमन पॉइंट हम कहेंगे A 1 है। द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.19 इज 1। ठीक है, जो उन्होंने मार्किंग दी है वहां पे कॉमन पॉइंट एक ही है, वो है A। तो यहां पर A क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आपने देख लिया। 31 फिलिंग इन द ब्लैंक्स थे, 28 तक हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहां पे भी एक फिगर दिया है, इसमें ध्यान देना। द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द 2 एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.20। अब यहां पे मार्किंग कहां दी है, तो एक मार्किंग ये दी है, एक मार्किंग ये दी है।
तो पहले तो एंगल का नाम लिख लेते हैं। एंगल मुझे दिया है एंगल DEF, एंगल DEF, और एक एंगल मुझे दिया है एंगल BAC। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द टू एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.20। तो कितने कॉमन पॉइंट्स हैं जब मैं इन एंगल्स की बात करूंगा। तो DEF के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है। DE और F इन तीनों में कॉमन, और BAC में भी कॉमन कुछ नहीं है। तो भाई एक बार रुक जाओ, इसको और देख लेते हैं, और कहीं मार्किंग की है क्या। इस केस में एक काम हम ये कर सकते हैं, वो ये कि क्यों ना जो मैंने BAC बोला था, क्योंकि मार्किंग कहीं और नहीं दिख रही ना, सिर्फ यही वाली दिख रही है और ये वाली दिख रही है, तो हम लेते हैं एंगल BAC को कितने तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगल BAC को बोलने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आप इसको देखो BAC बोल सकते हो, आप इसको BAR बोल सकते हो, तो एंगल BAR बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, है ना। तो आप इसको BAR बोल सकते हो, BAC बोल सकते हो। BAC मैंने लिखा, BAR मैंने लिखा है। आप इसको PAR, या आप एक काम करिए, पहले इसको बोलिए एंगल PAC। P से अगर मैं चालू करूंगा तो C तक जाऊंगा, तो PAC, फिर QAC। ठीक है, तो P के साथ और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, तो PA, एक तो PAC बना, एक PAR भी बन रहा है, तो PAR भी बोल सकते हैं। आप इसको QAR भी बोल सकते हैं, तो एंगल QAR भी बोल सकते हैं, एंगल QAC भी बोल सकते हैं। आप देखो एक ही वर्टेक्स A से आप कितने तरीके से एंगल को बोल के बता सकते हैं। पहली चीज तो आप A को कितने तरीके से बोल सकते हैं वो मैंने सब लिख दिया। उसके बाद एंगल आपने लिया था एंगल DEF, एंगल DEF को आप कितने तरीके से बोल सकते हैं। पूरा एंगल अगर आप देखें DEF वाला मैं बता रहा हूं, अगर ये मैं हटा देता हूं यहां से, इसको कर देते हैं क्लियर, सिर्फ मैं ये DEF को बोलने का बता रहा हूं, तो DER भी बोल सकते हैं, एंगल DER भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल DEQ भी बोल सकते हैं, DEQ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखेंगे, आप इसको PEF भी बोल सकते हैं, तो एंगल PEF भी बोल सकते हैं। आप इसको एंगल PER भी बोल सकते हैं, तो PER भी बोल सकते हैं। आप इसको एंगल PEQ भी बोल सकते हैं, तो ये PEQ भी हो सकता है। फिर इसको आप बस PEQ, तो एक D से अगर यहां से चालू करता हूं, यहां से चालू करता हूं, D से चालू करूंगा तो D के साथ एक एंगल, P के साथ एक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे D के साथ, यहाँ पे आपने देखा DEF बन रहा है, DER बन रहा है, DEQ बन रहा है, 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, और P पॉइंट के साथ देखता हूं तो अगेन 3 एंगल बन रहे हैं। बस ये तरीके हैं इनको बोलने के। हमसे पूछा है कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट अगर मैं देखूं तो देखो BACDEF कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे BB है बट यहाँ कहीं B नहीं है, ऐसा देख लो। यहाँ पे C बाद वाला देखा CR, और यहाँ पे कहीं CR है, तो यहाँ पे CR भी नहीं है। ठीक है, और क्या आप देख सकते हैं, तो देखो B के साथ देखा, B यहाँ नहीं था, C यहाँ नहीं था। ठीक है, फिर आपने देखा R, तो R यहाँ पर है, एक कॉमन पॉइंट मुझे R दिख रहा है। अगर आप BAR देखते हैं, देखना कौन सा एंगल है BAR, तो आप देखोगे BAR, जब आप एंगल BAR ले रहे हैं और आप यहाँ पर ले रहे हैं DER, तो जब आप DER देख रहे हैं तो कॉमन पॉइंट मुझे R दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट देखने, देखो R कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं दोनों में। ठीक है, B कहीं नहीं दिख रहा, तो B को तो हम छोड़ देंगे, है ना, B छोड़ देते हैं। B यहाँ कहीं पे भी नहीं आएगा इधर, क्योंकि है नहीं। R है, R को अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद P भी कॉमन पॉइंट है, तो P मुझे दिख रहा है, ये देखो P, फिर R को अंडरलाइन मैंने कर दिया था, R दिख रहा है, P दिख रहा है, कॉमन पॉइंट P भी है, R भी है।
ठीक है, और कितने कॉमन पॉइंट है? Q भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। तो मैं देख पा रहा हूं सिर्फ 3 ही पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे कॉमन दिख रहे हैं। एक दिख रहा है P, दूसरा दिख रहा है R और दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है Q। तो P R Q ये 3 कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं जब मैं अलग अलग वैरायटी से नाम लेके अगर देखता हूं। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो PRQ है, द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द टू एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.20। यहाँ पे 3 कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो तीनों कॉमन पॉइंट्स के आपने नाम दे दिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये क्वेश्चन ये सिखा रहा है कि एंगल्स को बोलने के कितने तरीके हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, वोट कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा। द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन टू एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.21। अब देखो यहाँ पे भी एंगल मार्क्ड है, यहाँ पे भी एंगल मार्क्ड है, तो आप अलग अलग वैरायटी के एंगल्स लिख लो। कैसे आप बोल सकते हो? देखो अगर मैं बड़ा एंगल बोलूं तो RQP, एंगल RQP मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे BAC मार्क किया हुआ है, एंगल BAC। अब वर्टेक्स हमारा है Q और A, जहां पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अब Q और A को और कितने एंगल्स की वैरायटी में मैं बोल सकता हूं, ये देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया था RQP, मैं यहाँ से F पॉइंट से अगर चालू करूं तो एंगल FQP हो सकता है, एंगल FQP हो सकता है, एकदम हो सकता है। फिर एंगल EQP हो सकता है, एंगल EQP हो सकता है। ठीक है, फिर एंगल आपका यहाँ पे और क्या फॉर्मेशन हो सकता है, तो R के साथ हो गया, F के साथ हो गया, E के साथ हो गया। ठीक है, और कोई एंगल इस साइड से नहीं बनता हुआ दिख रहा। ठीक है, तो ये 3 एंगल मैंने लिख दिए। और मुझे कुछ दिख रहा है क्या? बस अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंगल BAC जो है, ये इसको हम बोल सकते हैं एंगल EAC, एंगल EAC बोल सकते हैं, एंगल DAC बोल सकते हैं, एंगल DAC बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। ठीक है, और हम अगर बोलना चाहें तो इसी केस में हम एंगल B ना लेते हुए या हम एंगल BAF भी बोल सकते हैं, एंगल BAF भी बोल सकते हैं, एंगल BAG भी बोल सकते हैं। तो एंगल BAG भी बोल सकते हैं, ये लो। ठीक है, फिर BAG बोल दिया। ठीक है, हम इसको एंगल EAC भी बोल सकते हैं, एंगल EAC भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको एंगल DAC भी बोल सकते हैं। तो DAC तो हम बोल दिया, EAC भी हमने बोल दिया, और क्या बोल सकते हैं? अच्छा ये वापस हो गया था। ठीक है, हम इसको एंगल EAC हो गया, एंगल DAC हो गया। ठीक है, एंगल BAF बोल सकते हैं, एंगल BAF बोल दिया, एंगल BAG बोल दिया, एंगल EAF बोल सकते हैं, एंगल EAF बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल EAG बोल सकते हैं, EAG भी बोल दिया। और इसको हम बोल सकते हैं एंगल DAG, तो एंगल DAG भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप अलग अलग वर्टेक्स लेके, मतलब एंडिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते, जो जहाँ पे एंगल बन रहा है। सेंटर A आप देख रहे हैं, A बोल के हम कितने तरीके बोल सकते हैं, ऐसे Q में और भी बोल सकते हैं। Q में हम कैसे बोल सकते हैं? अभी तो हम यहाँ R से मूव कर रहे थे। ठीक है, R से हमने लिया, F से लिया, E से लिया। अब हम इसको एंगल FQG भी बोल सकते हैं, एंगल FQG भी बोल सकते हैं, एंगल FQD भी बोल सकते हैं। तो एंगल FQD भी बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं? एंगल EQD भी बोल सकते हैं, एंगल EQD भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम एंगल EQG भी बोल सकते हैं, एंगल EQG। तो देखो कितने सारे तरीके हो सकते हैं। कॉमन क्या क्या वर्टेक्स दिख रहे हैं उनको मार्क करना है। तो जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, आर्म में जो सबसे लास्ट पॉइंट दिए हैं, अगर मैं उनको मार्क करूं तो देखो R यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं। ठीक है, R नहीं दिख रहा। F कहीं दिख रहा है? तो F दिख रहा है, यस। देखो F यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, P कहीं दिख रहा है? तो P इधर कहीं नहीं दिख रहा। E कहीं दिख रहा है? यस, E यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर उसके बाद F और G। तो F और G, F तो हमने मार्क कर दिया, G और मार्क कर लेते हैं, G भी दिख रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी G को मार्क कर सकते हैं आप, ये G हो गया।
ई भी दिख रहा है हमें, देखो ई को भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो क्या क्या पॉइंट आपको कॉमन दिख रहे हैं, बस उनको आपको मार्क करना है। एफ भी दिख रहा है, तो देखो एफ को अंडरलाइन हम पहले ही कर चुके थे, तो एफ ई, ठीक है, एफ ई, और एफ ई के बाद हमें जी दिख रहा था, जी भी हमने मार्क किया, और डी पॉइंट भी हमें दिख रहा है, ये देखो डी, इधर भी डी है। इस तरीके से आपको चीजें मार्क करनी है। तो 4 पॉइंट दिख रहे हैं। द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द टू एंगल्स मार्क्ड इन फिगर 2.21 इज FEGD। P नहीं दिख रहा था, R कहीं नहीं दिख रहा है, B कहीं दिख रहा है, तो B कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मैं कहूंगा 4 कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं FEGD। तो आप इनको देख सकते हैं, अगर ये एंगल मैं ले लूं और ये एंगल मैं ले लूं, तो यहां पर जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, वो आपको बनते हुए दिख जाएंगे। तो एंगल्स में कॉमन पॉइंट F आ सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें और इसको ऐसे देखें तो F कॉमन पॉइंट दिख रहा है, यस, F दिख रहा है, E दिख रहा है, G दिख रहा है, D दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 में मुझे सारे कॉमन पॉइंट दिखे, 4 कॉमन पॉइंट। ये चारों कॉमन पॉइंट्स को मैंने यहाँ सर्कल घुमा दिया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यहां पे भी वही है, कॉमन पार्ट बताइए बिटवीन द टू एंगल्स BAC एंड DAB। तो DAB ये वाला एंगल जो सिंगल मार्क किया हुआ है और यहां पे डबल मार्क किया है, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है। अब देखो इस वाला एंगल और इस वाले एंगल में कॉमन पार्ट, द कॉमन पार्ट बिटवीन BAC एंड DAB इन फिगर 2.22। तो यहां पे कॉमन पार्ट मुझे सिर्फ BA दिख रहा है। इन दोनों एंगल्स में कॉमन पार्ट जो है वो BA है, खत्म बात, एक ही कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन पार्ट्स इज 1 और वो है BA। बोर्ड करके क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहां से ट्रू एंड फॉल्स की कहानी चालू होती है। इसको देखिएगा क्या बोल रहा है, a horizontal line and a vertical line always intersect at right angles। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स में एक एक वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं एक एक शब्द आपको यहां समझाने वाला हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह की लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन के बारे में बात कर रहा है। अब ये कह रहा है जब भी राइट एंगल बनेगा तो इसमें वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी। एकदम सही स्टेटमेंट है, मैं ऐसा बोलूंगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में मीट करेगी तो यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। एकदम सही है, ये मैं कहूंगा स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। एक एक शब्द को ध्यान देना क्योंकि एक एक शब्द के पीछे ट्रू एंड फॉल्स बिगड़ जाता है, ठीक है। इफ द आर्म ऑफ एन एंगल, अब एंगल की आर्म्स के बारे में बात हो रही है। देखो आर्म्स मतलब हाथ, किसके हाथ, आर्म्स मतलब हाथ, किसके हाथ, एंगल के हाथ। तो एंगल के आर्म्स किनको कहते हैं, मान लीजिए ये आपका एंगल है, ये एंगल है, मैं बोल रहा हूं एंगल है AOB। तो इसके जो आर्म्स होते हैं एंगल्स में वो AO होगा और BO होगा। 2 आर्म्स होते हैं किसी भी एक एंगल के, ठीक है। तो किसी भी एक एंगल में 2 आर्म्स होते हैं। ये कह रहा है इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज्ड, अगर इन आर्म्स को मैं बढ़ाता जाऊं, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊं तो द एंगल इंक्रीजेस, एंगल भी बढ़ता हुआ जाएगा। अब कई बच्चे यहां गलती करके आते हैं, वो कहते हैं सर देखिए ना एंगल बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है, एंगल नहीं बढ़ रहा है, एंगल सही है अपनी जगह। ये एंगल होता है, ये गैप जो है ये गैप फिक्स है, इस गैप में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ आप आर्म को बढ़ाते जा रहे हो, तो एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्लियर है। अगर आप आर्म्स इंक्रीज कर दो या छोटे करते जाओ तो किसी तरह का डिफरेंस एंगल पे नहीं पड़ेगा, ना इंक्रीज में ना डिक्रीज में। किसका इंक्रीज किसका डिक्रीज, आर्म्स का इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए ये आर्म्स हैं और आर्म के इंक्रीज और डिक्रीज से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही स्टेटमेंट लिखा है, इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज्ड द एंगल इंक्रीजेस। फॉल्स स्टेटमेंट है, एंगल नहीं इंक्रीज होगा। आर्म्स इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो।
क्वेश्चन नंबर 34 देखना, इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर डिक्रीज, देखो अभी मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन आता है इंक्रीज और डिक्रीज वाला। आर्म्स मतलब एंगल के आर्म्स को आप चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, एंगल पे फर्क नहीं पड़ता, यही ध्यान भी रखना। इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर डिक्रीज द एंगल डिक्रीजेस, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो आर्म्स, ठीक है, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये जो मैंने फिगर बनाया है ये इन्हीं दो के लिए बनाया है। क्लियर है? तो दोनों स्टेटमेंट के साथ मैंने बता दिया 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 आप अपनी कॉपी कर लीजिए, और साथ साथ मैं जो फिगर बनाते जा रहा हूं ना इसको भी कॉपी पे करते जाना, क्योंकि बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। ठीक है? इफ लाइन PQ, और ये जो सिंबल दिया है ये पैरेलल का सिंबल दिया है। ठीक है? तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे के अगल बगल चलती है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहता है किसी भी पॉइंट पे। तो हम दो लाइंस को हमेशा कहते हैं ये पैरेलल है। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे का जो ट्रैक होता है, जो दो पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के अगल बगल चलती हैं, लेकिन कभी मीट नहीं करती। तो दो लाइन जब कभी मीट ना करें, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जब इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, सॉरी डिफरेंस नहीं, जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज ना हो, डिस्टेंस चेंज ना हो, किसी भी पॉइंट पे आप देखें डिस्टेंस सेम है दोनों लाइंस के बीच में, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये पैरेलल वाला क्वेश्चन एक आया है, इसको पढ़ लेते हैं। इफ लाइन PQ, कोई लाइन है PQ और ये लाइन अगर पैरेलल है लाइन M के, तो ये स्मॉल m से भी मैं स्मॉल लेटर से एक लाइन का नाम दे सकता हूं या दो एंडिंग पॉइंट दे सकता हूं। तो वो कह रहा है अगर कोई लाइन है PQ वो पैरेलल है M के, तो देन लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू M। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट मतलब मेजर्ड लाइन के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं इसमें से एरो हटा दूं और इसको मैं बोल दूं ये लाइन सेगमेंट है जो कि पैरेलल है M लाइन के, तो एकदम सही है, बोल सकते हैं ऐसा। इफ लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन M, दोनों लाइन दी हैं, उस केस में इन्होंने बोला इसी लाइन को अगर मैं लाइन सेगमेंट बोल दूं, इसमें कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर दूं और उस 2 पॉइंट को फिक्स करने के बाद मैं कहूं कि एक लाइन M है जो इसके पैरेलल में है, तो एकदम सही है, ये हम बोल सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये वाला ड्राइंग मैंने क्वेश्चन नंबर 35 के लिए बनाया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? टू पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट सम पॉइंट, दो पैरेलल लाइन, ठीक है, एक दूसरे को मीट करेंगी कहीं ना कहीं जाके। ये गलत स्टेटमेंट है। अभी मैंने बताया पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, डिस्टेंस सेम है किसी भी पॉइंट पे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए तो पैरेलल बोल रहे हैं। तो पैरेलल कभी मीट नहीं करती। ये जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को चीजें समझ आई। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 36 तक मैंने ट्रू एंड फॉल्स कराए, हमें क्वेश्चन नंबर 41 तक ट्रू एंड फॉल्स देखने। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, बोर्ड करके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल CBA इन फिगर आर द सेम। एक फिगर दिया है आपको और आपसे बोला है जो ABC एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट एकदम सिमिलर है एंगल CBA के। अब देखो यहां पे भी कई बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। एंगल CBA, ये दोनों जो पॉइंट दिए AC ये एंडिंग पॉइंट्स हैं, आर्म के ऊपर पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। और जो B पॉइंट है ये एक वर्टेक्स है, मतलब दोनों एंगल सेम एंगल के बारे में बात हो रही है। मतलब चाहे मैं एंगल ABC बोलूं चाहे मैं एंगल CBA बोलूं, कोई डिफरेंस नहीं है। बोलने का तरीका डिपेंड करता है, आप ऊपर से नीचे बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर बोल रहे हैं। अगर आप सेंटर का लेटर सेम लिख रहे हैं तो मतलब आपने वर्टेक्स एक ही लिया है जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है। इन दोनों आर्म्स के बीच का डिस्टेंस ये वर्टेक्स बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ एंगल B भी अकेला लिख दें वो भी सफिशिएंट है।
तो यस दे आर सेम, मेजर दोनों का सेम होगा, मैं कहूंगा ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो जो ड्राइंग दिया था उसके कारण मैंने इसको ट्रू स्टेटमेंट बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? टू लाइन सेगमेंट्स मे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कोई दो लाइन सेगमेंट्स है, मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट्स हैं और इसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? एक पॉइंट है ए बी और एक पॉइंट है पी क्यू। ये कह रहा है टू लाइन सेगमेंट्स, सेगमेंट वर्ड बोला है मतलब मेजर्ड लाइन है, ठीक है? मतलब उनके एंडिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है? एक इनिशियल पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। टू लाइन सेगमेंट्स मे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। भाई 2 पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा। मान लो ये जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट करना है ए बी के साथ, तो ये जो पॉइंट है क्यू पॉइंट, ये चाहे क्यू हो चाहे ए हो, ये इंटरसेक्ट करा, पॉइंट एक ही है। कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो क्यू और ए दो अलग अलग पॉइंट हो गए, तो भैया पॉइंट तो एक ही बन गया ना। इस क्यू ए को अगर मैं यहाँ पे एक्स बोल दूं तो कोई फर्क नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन का एक ही होता है, दो पॉइंट नहीं हो सकते, दो लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो टू लाइन सेगमेंट्स मे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो फॉल्स मैंने क्यों बोला वो मैंने ड्राइंग से आपको समझाया। चलिए बोर्ड यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मैंने काम किया है इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, सो दैट हमारे पास आ जाए स्पेस। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मैनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, मान लो इन 2 पॉइंट्स से टच करते हुए बहुत सारी लाइन निकल सकती है, ऐसा बोल रहा है। बहुत सारी नहीं निकल सकती, एक ही लाइन निकल सकती है। 2 पॉइंट से इंटरसेक्शन पे एक ही लाइन बनेगी। और बताओ अगर इस पॉइंट से लाइन निकाली, देखो ये यहां ज्वाइन नहीं हो रही, ये यहां ज्वाइन नहीं हो रही, कोई भी चीज कहीं ज्वाइन नहीं हो रही, सिर्फ एक ऐसी लाइन थी जो इस पॉइंट को जाके ज्वाइन कर रही है, और दोबारा कोई लाइन इस पे ज्वाइन नहीं कर सकती सेम पॉइंट पे। तो ये कह रहा है मैनी लाइंस, बहुत सारी लाइन में पास हो सकती हैं पास 2 पॉइंट से। एकदम गलत स्टेटमेंट है, ठीक है? मैंने ड्राइंग से भी समझाया आपको। चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं तो साथ में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट देना जरूरी है, कमेंट देते जाइए, समझ आना जरूरी होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। कोई एक लाइन है जो कि पास होगी दिए हुए पॉइंट से। मान लो किसी भी प्लेन पे तुम्हें एक पॉइंट दे दिया, इससे कितनी लाइन पास करा पाओगे? तुम बोलोगे सर ये एक लाइन पास हो गई, ये एक लाइन पास हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, जितनी चाहो उतनी पास करा दो। मैं कहूंगा इनफाइनाइट नंबर 1 लाइन नहीं पास हो सकती, बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं अगर एक पॉइंट है प्लेन पर, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने फाइनली कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का। 2 एंगल्स कैन हैव एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स इन कॉमन। 2 एंगल्स, ये 2 एंगल है, एक ये एंगल है और एक आप बोल दीजिए मैं कह देता हूं ये एंगल है, ठीक है? एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ये ऐसे कह रहा है 2 एंगल्स के एग्जैक्टली 5 पॉइंट होंगे कॉमन में। तो भाई अगर मैं यहां पे पॉइंट मार्क कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं, फिर यहां कर दूं, इधर कर दूं, किधर भी कर दूं, तो एग्जैक्टली 5 कैसे बोल सकते हैं? कितने पॉइंट्स भी अगर उन 2 एंगल्स के ऊपर हैं तो हम एंगल बोल सकते हैं। इससे पहले हमने देखा फिलिंग द ब्लैंक्स में, हमें एक ड्राइंग दी हुई थी, 2 एंगल्स वहां पे बने हुए थे, ठीक है? कैसे भी तो उन्होंने 2 एंगल्स यहाँ पे बना दिए थे, एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल ये ले लिया, कॉमन पॉइंट, इस पे इन्होंने पॉइंट दे दिए, यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया। फिर हमने देखा नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्मेशन, उन पॉइंट्स के साथ हम नाम अलग अलग दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली 5 तो नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है? एग्जैक्टली 5 नहीं, अगर डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है? तो 2 एंगल्स कैन हैव एग्जैक्टली 5, वर्ड एग्जैक्टली के कारण मैं इसको फॉल्स कर रहा हूं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक
हमने क्वेश्चन नंबर 17 से चालू किया था, 17 से 41 तक हमने ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स, पहले हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे थे, फिर हमने ट्रू एंड फॉल्स। तो इस वीडियो में जो आप पार्ट 2 वॉच कर रहे हैं, हमने 2 चीज़ों को यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट, ठीक है, जैसा कि आपसे बोला गया था। अब सर ये कहाँ पे अपलोड हो रही है, हम कैसे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं? तो आप कुछ नहीं, आप सिंपल गूगल राजा के पास जाओ, गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, वो आपको हमारे एड्रेस पे ले आएंगे और हमारा एड्रेस कुछ ऐसा दिखेगा, एग्जैक्टली इसी तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप हैं क्लास 6 में, आपको मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वॉच करनी है, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए। क्लिक करने का जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी टीचर्स की आपको फोटोज मिलेंगी, अलग अलग क्लासेस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाते हुए। अगर आपके बड़े भाई बहन किसी क्लास में, जैसे 7th में, 8th में, 9th में, 10th, 11th, 12th में हैं, तो आप उनको भी इंफॉर्मेशन पास करिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे कंप्लीटेड आपको अवेलेबल है। आप स्क्रॉल करिए, आपको देखनी है मेरी फोटो, तो यहाँ पे 3 जगह पे आपको मेरी फोटो दिखेगी। आपको मैं पढ़ाता हुआ यहाँ मिलूंगा 10th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास। आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वॉच करनी है तो 6 मैथ्स बाय अभिषेक कुमार चौहान सर, वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे मेरी फोटो के नीचे तो आप आ जाएंगे मेरे इंटरफेस पे, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट तरीके से सारे टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में, एक एक वीडियो नंबर ऑफ पार्ट्स में, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप आराम से यहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो जिस चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जिस सवाल का, आप उस टॉपिक पे क्लिक करिए, उस वीडियो को आराम से वॉच करिए घर बैठे बैठे इस प्रकार से। तो घर बैठे बैठे अब तैयारी करना हो गया बहुत आसान, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, वो भी 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं फीस की, सब कुछ 100% फ्री है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आप सारे अपने दोस्तों से, रिलेटिव्स से, जो भी बच्चे नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनसे शेयर करते रहिए। तो लिंक बनेगी, जैसे बटन क्लिक करेंगे, शेयर बटन आपको पता है, लिंक आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पे टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है। तो अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, कंप्लीट आपने वॉच की, आपने सॉल्यूशंस देखे, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जैसे जैसे डेली वीडियोस आ रही हैं आप तक पहले पहुंचे वो वीडियो, ठीक है, आप तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो 6th क्लास की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।